हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये तीसरा वीडियो है जो 7 अप्रैल 2024 में जो सेट की एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में। मैंने इसके पहले कुछ वीडियो रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप नए होंगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आपको आएगा और नया वीडियो भी आपको दिखाई देगा। सेट नेट एमपीएससी एग्ज़ाम 114 115 असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अधिव्याख्याता के लिए आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करना। कुछ ही महीनों में एग्ज़ाम की डेट यानी कि परीक्षा की डेट आ सकती है। एमपीएससी एग्ज़ाम के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। देखते हैं प्रतिदिन 10 एमसीक्यू प्रश्न और 7 अप्रैल 2024 के सेट पेपर के तौर पर 41वां प्रश्न। इसके पहले के प्रश्न आपको देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, आपको वहां पर मिलेंगे। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। अब उपन्यास और उनके पात्र, इसको लेकर ये प्रश्न है, याद रखिएगा। बहुत गहराई से दिया गया ये प्रश्न है, इसीलिए हमें इसे थोड़ा अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। जिन्होंने उपन्यास पढ़ा है उनको ही पता है। जैसे ऑप्शन क्रमांक 1 ऑप्शन सही है, जिसमें मैना का सीन जो है यह मानस का हंस इस उपन्यास का पात्र है। दूसरा बी का जो है कमला जो है महिला आंचल की है। रिवर्ड जो है वह तमस उपन्यास का है और ज्ञानो जो है धरती धन्य अपना। आप एमपीसी के तौर पर देखा जाए तो नेगेटिव सिस्टम के दृष्टि से आपको इन 4 में से 2 भी आपको लगता है कि यार ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो ठाम से आप जा सकते हैं। जैसे ज्ञानो धरती धन आपका है और महिला आंचल की कमला है। ये 2 प्रश्न भी आपको पता है पात्रों की दृष्टि से, इन दोनों के नाम, तो आप सही उत्तर को लेकर जा सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण, उपन्यास स्पष्टीकरण और पात्र। मैना कासीन मानस का हंस अमृता नगर द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर उपन्यास है। इसमें मैना कासीन जो एक महत्वपूर्ण पात्र है। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार है। इसमें कमला तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री और डॉक्टर प्रशांत की प्रेयसी है। रिसर्च रिवर्ड तमस उपन्यास विश्व साहनी का यह भारत पाक विभाजन पर आधारित उपन्यास है। इसमें रिचर्ड ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट है जो अपनी पत्नी एलिजा के साथ दिखाया गया है। ज्ञानो धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र द्वारा रचित दलित उपन्यास पर आधारित उपन्यास है, दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। ज्ञानो इसमें नायिका है जो नायक कारी के साथ प्रेम करती है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके मुख्य वर्ग विषय के साथ सम्मिलित कीजिएगा। आप उपन्यास को लेकर ये वर्ग जो है अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, उसको लेकर हमें सामने आना है। नंबर 1 का होगा धरती धन्य अपना दलित। जैसे अभी मैंने कहा, दलित जीवन को, समाज को लेकर लिखा गया, ये यथार्थ को लेकर लिखा गया उपन्यास है। तमस जो है मूलतः विज्ञान की त्रासदी है। आपका बंटी जो है यह विच्छेद की समस्या है और गोदान जो है कृषक जीवन की त्रासदी है। बहुत आसान प्रश्न लगता है ये मुझे, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए। धरती धन्य अपना दलित समाज का यथार्थ। जगदीश चंद्र गुप्त माथुर प्रचलित पाठ्यक्रम में दलित वंचित जीवन के यथार्थ के संदर्भ में पढ़ाया जाता है, द्वारा रचित माना जाता है। इसका केंद्रीय विषय दलित समाज का यथार्थ है। उपन्यास में सामाजिक संरचना के निचले पायदान पर पड़े समुदाय के शोषण, अपमान, असमानता और मानवीय संघर्ष को यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। यह रचना केवल आर्थिक अभाव नहीं बल्कि सामाजिक बहिष्कार, जातिगत उत्पीड़न
और अस्मिता की लड़ाई को उजागर करती है। इस कारण यह उपन्यास दलित समाज के यथार्थ का सशक्त दस्तावेज माना जाता है। तमस, विज्ञान विभाजन की त्रासदी। भीष्म साहनित का उपन्यास तमस भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 1947 के समय में फैले सांप्रदायिक उत्पात, हिंसा, आंधी राजनीति, मानवीय मूल्यों की पतन को अत्यंत मार्मिक रूप से दिखाया गया है। तमस का मूल भाव यह है कि यथाकथित आधुनिक सोच, सत्ता, वैचारिक प्रयोगों, जिन्हें यहाँ परीक्षा पाठ्यक्रम में विज्ञान तर्क त्रासदी के व्यापक अर्थ में लिया गया जाता है, किस प्रकार मानवता को अंधकार तमस में धकेला जाता है या धकेल दिया गया है, उपन्यास बताता है, ताकि तर्क, नीति, प्रगति, दावों के बीच का आम आदमी किस तरह निर्दोष त्रासदी का शिकार बना हुआ है। आपका बंटी, विवाह विच्छेद की समस्या। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी विवाहित विघटन, तलाक की समस्या को लेकर बाल मनोविज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उपन्यास का केंद्रीय पात्र बंटी माता पिता के अलगाव का मानसिक शिकार बनता है। यह रचना दर्शाती है कि विवाह विच्छेद केवल पति पत्नी का निजी निर्णय नहीं, बल्कि उसका सबसे गहरा प्रभाव बच्चों के भावात्मक मानसिक विकास पर पड़ता है। इस कारण आपका बंटी विवाह विच्छेद की समस्या पर आधारित एक अत्यंत संवेदनशील और यथार्थपूर्ण उपन्यास माना जाता है। गोदान, कृषक जीवन की त्रासदी। मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कृषक जीवन का उपन्यास माना जाता है। इसका नायक होरी भारतीय किसान का प्रतीक है, जो जमींदारी व्यवस्था, महाजन शोषण, सामाजिक रूढ़ियों और आर्थिक अभाव के बीच पीसता रहता है। उपन्यास में किसान की इच्छा गोदान देने की और उसकी असफलता पूरे ग्रामीण समाज की त्रासदी बनकर सामने आती है। गोदान वस्तुतः किसान के संघर्ष, व्यवस्था, नैतिकता और अंततः टूटने सपनों की करुण गाथा है। इसलिए इसे कृषक जीवन की त्रासदी का प्रतिनिधित्व उपन्यास कहा जाएगा। 43 निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंधित कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। देखो, हर पात्र हर कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। हरिदास सिंह शर्मा, गंजे की गुफा, कासिमुद्दीन और अनीता। अब इन पात्रों की दृष्टि से देखा जाए, ऑप्शन क्रमांक बी सही है। पहले का होगा पांचवा, हरिदास सिंह शर्मा कोसी का घटवार। दूसरा होगा जंगी की गुफा, जो है हरदास सिंह जो है पांचवा, जंगी की गुफा जो है लालपाल बेगन, और कासिमुद्दीन और अनीता। कासिमुद्दीन जो है 2 नंबर का आएगा, परिंदे, और अनीता जो है मूलतः यहाँ साखी के साथ जुड़ जाएगी। उसने कहा था इसमें से पात्र कोई नहीं है, याद रखिएगा। आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हो। हरिदास शर्मा सिंह, कोसी का घटवार परमेश्वरनाथ रेणु की एक प्रसिद्ध कहानी है। हरिदास शर्मा सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जो ग्रामीण समाज संरचना, सत्ता प्रभाव, जातीय मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। रेणु की कहानियों की विशेषता के अनुसार यह आंचलिक यथार्थ ग्रामीण मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है। जंगे की गुफा, लालपाल बेगम उपेंद्रनाथ अक्ष की कहानी है। इसमें जंगी की गुफा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग स्थल के रूप में आता है, जो पात्रों के जीवन की त्रासदी, संत्रास और सामाजिक विसंगतियों को उभारती है। यह कहानी निम्न वर्गीय जीवन की स्त्री संवेदना और मानविक प्रस्तुति को जानी जाती है। कासिमुद्दीन, परिंदे निर्मल वर्मा की यह प्रसिद्ध कहानी है और इकाई क्रमांक कहानी साहित्य के अंतर्गत इकाई क्रम की यह आखिरी कहानी है। कासिमुद्दीन इस कहानी का मुख्य महत्वपूर्ण पात्र है। इसके माध्यम से अकेलापन, विस्थापन, अस्तित्वगत पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। यह पात्र आधुनिक कहानी की आंतरिक संवेदना और मनोवैज्ञानिक गहराई का प्रतिनिधित्व करती है। अनीता, यह साकी पात्र, साकी मन्नू भंडारी की कहानी, अनीता साकी कहानी की पात्र है।
अनिता इस कहानी की केंद्रीय पात्र है, जिसके माध्यम से नारी मन परिवर्तन संबंध भावात्मक द्वंद्व को उकेरा है। यह पात्र आधुनिक नारी की संवेदनशीलता, आत्मी संघर्ष को आत्मसंघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। 44, निम्नलिखित कथनों को कहने वाले पात्रों से सुमिलित कीजिएगा। कौन से पात्र क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, इसके साथ यह प्रश्न जुड़ा हुआ है। देखिएगा, इसका उत्तर जो है ऑप्शन क्रमांक 1 पहले का होगा। जानकी जानकी क्या कहती है? हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी उन्हें हृदय न दया न आए। ये जो है आखिरी का जो 5वां ऑप्शन है, जिसका नाम है जानकी, चौथा जो है जानकी। नंबर दूसरा है 1, 2 का होगा 1, अच्छे भले यह भाई के पास आ रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए जीवन में दाग अड़ा दिया। यह श्यामनाथ कहता है। और आपको यह भी सोचना है कि ये किस कहानी से आया हुआ पात्र है। दूसरा है ना, सी का होगा नंबर 2, सी का होगा 2, एक रात क्यों उठ के बर्तन को फेंक आती हूं, जाने क्यों। यह बिरजू की माँ कहती है। और आखिरी जो है यहाँ डी का होगा नंबर 3, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के साथ ही बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। यह जो है गुसाई कहती है, याद रखना। स्पष्टीकरण, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी उन्हें दया न आए। जानकी, यह कथन जानकी ने कटु अनुभव और समाज की निष्ठुर प्रवृत्ति को व्यक्त करती है। इनमें जीवन का कड़वापन और दूसरों के प्रति उपजे हुए विश्वास की झलक मिलती है। अच्छे भले यह भाई के पास आ रही है, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए जीवन में दाग दिया। यह श्यामराव कहता है। यह समाज श्यामराव के नैतिक द्वंद्व और सामाजिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। इसमें समाज के अच्छे दिखने की प्रवृत्ति, दुष्कर्मों का तीखा व्यंग है। एक रात क्यों ऊँट के बरसात को फेंक आती हूँ, जाने क्यों, बिरजू की माँ कहती है। यह कथन ग्रामीण स्त्री की व्यवस्था, डर की मानसिकता, आस्था पर करता है। बिरजू की माँ, यह कथन उसकी दबी हुई पीड़ा और भयग्रस्त मनस्थिति को दर्शाती है। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के साथ बनी रोटियों के स्वाद दूसरा होता है। गुसाई कहती है। यह कथन गुसाई के लोकमानस और पारंपरिक सोच को प्रकट करता है। इसमें स्त्री श्रम, स्नेह, घरेलू भूमिका के प्रति सहज स्वीकार अनुभूति दिखाई देती है। 45, निम्नलिखित एकांकी को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। जो एकांकियां हैं, उनके लेखक जो है उनके साथ उसको सम्मिलित करना है। ऑप्शन क्रमांक सी इसमें सही उत्तर है, यानी कि ए का होगा 2, बी का होगा 3, ए का होगा 2 जयशंकर प्रसाद एक घूंट, बी का होगा 3 बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा, और 3 का सी का होगा 4 और डी का होगा 5। सी का होगा 4 उपेंद्रनाथ अक्ष और डी का होगा 5 उदयशंकर भट्ट, सेठ लाजवंती उदयशंकर भट्ट। एक घुट जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी में मानवीय संवेदना, करुणा, नैतिक द्वंद्व को अत्यंत संक्षिप्त और प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी के नाट्य साहित्य की विशेषता, आदर्शवाद, भावात्मक गहराई इस एकांकी में स्पष्ट दिखाई देती है। बादल की मृत्यु राजकुमार वर्मा छायावादी चेतना के प्रभावित नाटककार हैं। बादल की मृत्यु में जीवन मृत्यु संघर्ष और असफलता की त्रासदी को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है। यह एकांकी आधुनिक बौद्धिक और दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। चिमन उपेंद्रनाथ अक्ष यथार्थवादी नाटक और एकांकी लेखन के लिए प्रसिद्ध चिमन एकांकी में है। मध्यवर्गीय समाज,
आर्थिक दबाव व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को उकेरा गया है। अक्ष जी का सामाजिक यथार्थ और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस एकांकी की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। सेठ लाजवंती उदय शंकर भट्ट के नाटकों में समाज सुधार नैतिक चेतना प्रमुख है। सेठ लाजवंती में पूंजीपति वर्ग नैतिक पतन और सामाजिक मूल्यों के टकराव को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। 46वां प्रश्न, नाटककार उनके नाटक का सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक बी। ए का होगा 3, खंडित यात्राएं नरेश मेहता। चांदनी की एक झलक अमृत राय। शोभास जो है वह काशीनाथ सिंह और मर्जिम्बा जो है यह मुद्रा राक्षस। खंडित यात्राएं नरेश मेहता आधुनिक हिंदी नाटककार के रूप में लेखक हैं। खंडित यात्राएं में आधुनिक मनुष्य की टूटन, अस्तित्व बोध और आंतरिक संघर्ष को प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। चांदनी की एक झलक में अमृताय नगर उनके नाटकों में सामाजिक यथार्थ भावात्मक संवेदनशीलता मिलती है। चांदनी की इस झलक में जीवन की संभंगुरता, स्मृतियों की कोमलता को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। शोभांश काशीनाथ सिंह की रचनाओं में लोक जीवन और व्यंग्यात्मक यथार्थ प्रमुख है। शोभांश नाटक में सामाजिक ढोंग, राजनीतिक और आम आदमी की स्थिति का सशक्त चित्रण है। मर्जिम्बा मुद्रा राक्षस हिंदी नाटक में वैकल्पिक इतिहास और सामाजिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। मर्जिम्बा नाटक में सत्ता, शोषण और प्रतिरोध की चेतना को तीखे रूप में प्रस्तुत किया है। 47 निबंधकार और निबंध को लेकर सम्मिलित को लेकर प्रश्न है। मुझे आशा है सेट नेट और एमपीसी, अभी नेट की एग्जाम तो तुरंत आएगी अगले माह में, और एमपीसी की हो सकता है जनवरी और फरवरी में आएगी एग्जाम की डेट। तो संभवतः है, निश्चित है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, याद रखिएगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। हिंदी साहित्य दीप के द्वारा, इस यूट्यूब के द्वारा आपको हिंदी मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध करा दिया जा रहा है, जिसमें सभी इकाइयों के नोट्स आपको दिए जाएंगे। जैसे एमपीसी के लिए कोई बैठा हो, आया हुआ छात्र हो एमपीसी एग्ज़ाम के लिए, देखो आपको 3-4 हज़ार में नौकरी मिल रही है, ज्ञान भी मिल रहा है। कितना ज्ञान भी मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, और मिनिमम नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्योंकि नेगेटिव सिस्टम है। नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, नेगेटिव के तौर पर देखा जाए तो आपको जो उत्तर सही है उसे ही आपको सही ठहराना है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिएगा, आपको जो चाहिए वो दिया जाएगा। इसलिए आप एमपीसी कर रहे हैं तो आपको 11 इकाइयों के नोट्स दिए जाएंगे, 11 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। 11 टेस्ट सीरीज में आपको 1100 प्रश्न होंगे, 1100 प्रश्न होंगे। उसमें से आपको 75 प्रश्न भी आ गए तो मिनिमम 200 में से आप 150 अंकों के आगे जाओगे। कितने? 150 अंकों के आगे जाओगे। अब ये मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में ही बता रहा हूँ। अब एमपीसी के छात्रों को मिनिमम 100 में से 60 प्रश्न भी आ गए, 60 या 70 प्रश्न भी आ गए मान लीजिए, और पेपर क्रमांक 2 की मैं बात कर रहा हूँ, और पेपर क्रमांक 1 में तो आपको कैसे भी 20 या 25 प्रश्न तो आपके 100% आ सकते हैं। इसीलिए आप मिनिमम 170 के आसपास या 160 के आसपास जरूर जाओगे। इसका अर्थ कि आप सेट नेट में भी पास हो जाओगे, और एमपीसी वाले छात्र जो है इंटरव्यू के लिए भी तत्पर बनेंगे। इंटरव्यू के लिए आप जाओगे, बहुत अधिक मात्रा में सोचिए इसके लिए। अब मैंने एमपीसी के लिए जो है 3,999 फीस रखी है। पहले 50 छात्र एडमिशन मेरे पास ले लेंगे, कई छात्रों का एडमिशन हो गया, याद रखिएगा। आप मुझसे जुड़ना है तो 3,999 में 50 छात्र मेरे साथ जुड़ेंगे तो उनके लिए फीस रहेगी पहले 50। उसमें से 40 छात्र तो हैं, अब 10 छात्र हैं। आप मुझसे जुड़ना,
अब आप मुझसे जुड़ोगे, आप एमपीसी के लिए जुड़ोगे, आप सेटनेट के लिए जुड़ोगे, तो भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन इस समय व्यस्त मत करना। देखते हैं 47वां प्रश्न। आप आपके मन में प्रश्न ये भी आया होगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दिए जाएंगे, 10 इकाइयों 11 इकाइयों के नोट्स दिया जाएगा। हर सप्ताह में एक बार जो है इतवार के दिन उस पर चर्चा सत्र लिया जाएगा, एक संवादात्मक दृष्टि से चर्चा सत्र लिया जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे चलो देखते हैं। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित निबंधकार और निबंध का सम्मिलन कीजिएगा। नामवर सिंह, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही ऑप्शन है एक। अब एक के अंतर्गत नामवर सिंह का उप संस्कृति और सौंदर्य है, भारतेंदु जी का है ना कौन सा है, कविता क्या है, शुक्ल जी का जो है शिव शंभो के चिट्ठे, और प्रताप नारायण मिश्र का भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है आदि। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह आधुनिक हिंदी आलोचना और निबंध के प्रमुख स्तंभ है। संस्कृति और सौंदर्य में उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टि से सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का गहन विश्लेषण किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविता क्या है। भारतेंदु जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, इस निबंध में उन्होंने कविता की परिभाषा, उद्देश्य, सामाजिक भूमिका पर स्पष्ट विचार रखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव शंभू के चिट्टे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में व्यंग्य, तर्क, राष्ट्रीय चेतना का समन्वय मिलता है। शिव शंभू के चिट्टे सामाजिक कुरीतियों, राष्ट्रीय समस्याओं का करारा व्यंग उसमें दिखाई देता है। प्रताप नारायण मिश्र, शिवपुरी, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध व्यंग्यात्मक सुधारवादी प्रवृत्ति के हैं। शिवपुरी इस निबंध में सामाजिक जीवन, रूढ़ियों, व्यक्तिगत विसंगतियों पर टीका प्रहार किया है। निम्नलिखित उदाहरणों का उनसे संबंधित निबंधों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। 48वां प्रश्न, कुछ निबंध है और उनके साथ आपको सम्मिलित करना है। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। ए का होगा 3, बी का होगा 5, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। ए का होगा 3, शुद्ध के केवल मनुष्य की जीवन शक्ति है, संस्कृति और संस्कृति। बी का होगा 5, यानी कि शिवशंभू के चिट्टे। बी का क्या होगा, हम उनमें से पूछ जाते हैं, बाबू हुनर पहले। यह शिवशंभू के चिट्टे के साथ जुड़ा हुआ है। और सी का होगा, रुपए का ढेर पाँव की मिलता है, कविता क्या है। और आखिरी का होगा डी का होगा ईश्वर खेती उसका ईश्वर प्रेम का केंद्र है। यह होगा मजदूरी और प्रेम आदि। शुद्ध है केवल मनुष्य की जीवन शक्ति, संस्कृति और सौंदर्य निबंध का नाम है। नामवर सिंह के प्रसिद्ध निबंध संस्कृति और सौंदर्य से संबंधित है। इस निबंध में लेखक ने सौंदर्य को केवल एक बाह्य रूप से नहीं, बल्कि मानव की आंतरिक चेतना, जीवन शक्ति और संस्कृति का विकास से जोड़ने का प्रयास किया है। यह पंक्ति मनुष्य की जीवन सृजन शक्ति को ही वास्तविक शुद्धता का आधार बनाती है। हम उनमें से पूछ जानते हैं, बाबू हुनर पहले। शिव शंभू के चिट्टे, यह व्यंग्यात्मक पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित है। इसमें औपन्यासिक व्यवस्था, नौकरी पेशा, मानसिक और सामाजिक ढंग पर तीखा व्यंग किया गया है। भाषा में व्यंग, तर्क, सामाजिक चेतना का स्पष्ट समन्वय है। रुपयों का ढेर पाँव ही मिलता है, कविता क्या है इसमें से लिया गया है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध निबंध कविता क्या से संबंधित है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने कविता को केवल धन या बाहरी लाभ से जोड़ने की प्रवृत्ति का विरोध किया है और कविता के नैतिक, भावात्मक और सामाजिक मूल्यों को रेखांकित किया है। खेती उसका ईश्वर प्रेम का केंद्र है, मजदूरी और प्रेम में से ये निबंध में से संबंधित है, जिसमें श्रमजीवी वर्ग, किसान, मजदूर के जीवन दर्शन को उजागर किया है।
लेखक के अनुसार श्रम उनके जीवन का ईश्वर है, जो उसी में उसका प्रेम, आस्था और अस्तित्व केंद्रित है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के सुमिलित कीजिएगा। प्रकाशन वर्ष के साथ उसको सुमिलित करना है। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। ए का होगा 2, क्या भूलूं क्या याद करूं, सन 1969, अरे यार रहेगा याद, इसका होगा 4, 1953 और 1953। एक कहानी यह भी थी, एक कहानी यह भी थी, यह है 2007 और माटी की मूर्तें जो है यह है सर 1967 आदि। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में हरेंद्र बच्चन की आत्मकथा है। लेखक ने अपने बचपन, शिक्षा, प्रारंभिक साहित्य का चित्रण इसमें किया है। यह कृति आत्मकथा साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। अरे आए वर रहेगा याद 1953 हरेंद्र बच्चन की आत्मकथा का अगला भाग। साहित्य संघर्ष यात्रा, सामाजिक साहित्यिक परिवेश का वर्णन मिलता है। एक कहानी भी यह भी थी 1907, मन्नू भंडारी की आत्मकथात्मक रचना। इसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, वैवाहिक अनुभवों, साहित्य की यात्रा को अत्यंत ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। माटी की मूर्तें 1946 फुनेशत रेणु से संबंधित मानी जाती है। इसमें ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और मिट्टी से जुड़ी मनुष्य की छवि मिलती है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्रमांक डी, पहले का होगा चौथा। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र, मुर्धिया तुलसीराम, क्या भूलूं क्या याद करूं हरेंद्र बच्चन और आखिरी जो है आप हड़तरी रमनिका गुप्ता। स्पष्टीकरण, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी। इसमें प्रशासनिक जड़ता, लाल फीता शाही और व्यवस्था की अमान्यता पर तीखा व्यंग किया है। यह कहानी सत्तातंत्र और संवेदनशीलता को उजागर करती है। तुलसीदास मुर्धिया, डॉक्टर तुलसीदास दलित आत्मकथा साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। इसमें लेखक ने दलित संघर्ष, अपमान, सामाजिक न्याय यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है। रचना दलित चेतना और सशक्त अभिव्यक्ति है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरेंद्र बच्चन आत्मकथा का प्रथम खंड। इसमें आत्मविश्लेषण, संस्कृति, साहित्य के संतुलित चित्रण है। आप हड़तरी रमनिका गुप्ता स्त्री आदिवासी हंसिए के समाज की पीड़ा का संगत चेतना को मुखर से प्रस्तुत करने का प्रयास इसमें प्रस्तुत किया गया है। आशा है ये आपको पूरे प्रश्न जो है 40 से 50 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। हो सकता है इसमें से 2-3 प्रश्न आपको आए, बोल नहीं सकते, अनिश्चित है। याद रखिएगा 100 में से 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं या कह सकता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत कारगर होंगे। आपको एमपीएससी के लिए, सेटनेट के लिए जरूर आएंगे। आपका अगला वीडियो जो है जल्द ही आपके सामने आएगा, जो 40 से 50 से 60 प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। हाँ, और एक बात, मैं व्याकरण को लेकर बहुत गहराई से जा रहा हूँ। व्याकरण के 3-4 प्रश्न आपको एमपीएससी सेटनेट में जरूर आएंगे। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाई देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को जरूर भेजना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ज्ञान की रोशनी साहित्य के संग, हिंदी साहित्य दी। बहुत बहुत आभार।